हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड वेलकम बैक विद दिस वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के बारे में। इसको सॉल्व करने वाले हैं पेपर को। तो इसमें जो इंक्लूड होने वाला है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 76 से आगे के जो सेक्शन है, यानी 124 से लेकर के 238 तक चलता है ये। तो इन सेक्शंस को पढ़ेंगे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो सेक्शन है 74 उनको पढ़ेंगे। एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में 58 सेक्शंस हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इन सभी को आज इस पेपर में देखने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं मिल करके। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऑफ ऐसी वीडियो लगातार आती रहेंगी। तो चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं पेपर में, जिन्हें आप चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जहाँ साझेदारी एक साझेदार की इच्छा के आधार पर होती है वहाँ कोई भी साझेदार किसी भी समय रिटायर हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो साझेदारी हो रही है वो बिल के आधार पे हो रही है, यानी कि इच्छा के आधार पे। तो वहाँ जो रिटायर होने की कंडीशन है वो है सहमति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सहमति के द्वारा, या फिर करार के द्वारा, या फिर सूचना द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब एक वयस्क साझेदार बनता है, वयस्क यानी कि मेजर, सॉरी, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे माइनर लिखा हुआ है और यहाँ पे वयस्क लिखा हुआ है, यानी ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफ़ॉल्ट सा लग रहा है मुझे, आपको भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में अलग प्रिंट है और हिंदी में अलग प्रिंट है, ये मिस प्रिंट हो रखा है। अगर वयस्क के अकॉर्डिंग देखें हम, चलिए देखते हैं। जब एक वयस्क साझेदार बनता है तो उसका व्यक्तिगत दायित्व प्रारंभ हो जाता है। उसका व्यक्तिगत दायित्व उस दिन से प्रारंभ होता है जिस दिन वो पार्टनर बन जाता है, यानी कि अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब माइनर की बात करते हैं। व्हेन माइनर बिकम्स पार्टनर हिज पर्सनल लायबिलिटी कमेंस, उसकी जो पर्सनल लायबिलिटी है वो कब से कमेंस होंगी। तो इसमें वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज डेट ऑफ हिज फर्स्ट एडमिशन। तो यहाँ पे तो वो माइनर नहीं मेजर होना चाहिए। और बी ऑप्शन इज हमारा द डेट ऑफ मेजॉरिटी के बाद में भी उसको ये देखना पड़ेगा कि वो इलेक्ट करेगा कि वो उसको रन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे माइनर के जो केस में है, तो माइनर के केस में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जब वो इलेक्ट कर लेगा 6 महीने तक कि वो फर्म में रहना चाहता है पार्टनर या फिर नहीं रहना चाहता। ठीक है, ये बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट असर अलग अलग है। वयस्क यहाँ पे वयस्क दे रखा है, यहाँ पे माइनर दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक साझेदार के रिटायर होने पर फर्म, देखिए यहाँ पे कंडीशन है, अगर दो पार्टनर हों, दो पार्टनर से मिलकर कोई फर्म बनती है मान लेते हैं, तो उनमें से अगर एक हट जाता है तो फर्म क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन 2 से ज़्यादा अगर पार्टनर होते हैं तो फर्म चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगी। अगर यहाँ पे देता कि 2 पार्टनर है, उनमें से एक निकल जाए तो क्या होगा, तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे फर्म जो है कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक साझेदार रिटायर हो सकता है, एक जो पार्टनर है वो कैसे रिटायर हो सकता है। इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन है कि एक जो पार्टनर है वो कैसे रिटायर हो सकता है। तो देखिए, वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज सभी साझेदारों की सहमति के द्वारा, या फिर सभी साझेदार द्वारा किए गए अभिव्यक्त करार के अनुपालन में, यानी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा, जहां साझेदार वसीयत के आधार पर, वसीयत यहाँ पे विल से लेकर है, ठीक है, के आधार पर की गई, वहां अपने रिटायर होने के आशय को लिखित नोटिस द्वारा दूसरे सभी साझेदारों को देकर, यहाँ पे जो अगर आप सेक्शन नंबर 32 पढ़ोगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 44 के अंतर्गत निम्न में से कौन साझेदारी फर्म के विघटन का आधार है। फर्म के विघटन का आधार जो सेक्शन 44 में दे रखा है उसमें आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज दुराचार यानी कि मिसकंडक्ट, या फिर बी ऑप्शन इज स्थायी अक्षमता यानी इनकैपेसिटी, या सी ऑप्शन इज मस्तिष्क की अस्वस्थता यानी अनसाउंड माइंड, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, अगर आप सेक्शन 44 को पढ़ोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 20 के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं वो यहाँ पे बताना है, सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग बताने हैं। तो चलते हैं। वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज संविदा बिना शर्त के होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज संविदा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए होनी चाहिए, या फिर सी ऑप्शन माल परदेय स्थिति में होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी सेक्शन 20 के तहत, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन से माल देने को कहा जाता है। देखिए ये इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन से माल देने को कहा जाता है, विशिष्ट प्रयोजन से। तो इसको क्या कहा जाता है वो है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा उपनिधान, सेकंड इज गिरवी, एंड थर्ड इज धारणाधिकार, एंड फोर्थ इज बंधक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपनिधान। सेक्शन अगर आप 148 पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से उपनीति के कर्तव्य हैं, यानी कि वेलिस की ड्यूटी बताई गई है। तो वेलिस की ड्यूटी कौन कौन सी होती है, जो माल वो ले रहा है। ऑप्शन नंबर अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है माल की युक्त देखरेख का कर्तव्य होगा, बिल्कुल होगा। अगर वो माल लेगा तो उसको ये तो देखरेख तो करनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन 151 में दे रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के स्टेटमेंट है माल का अनधिकृत उपयोग न करने का कर्तव्य, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड कहता है उपनिहित माल के तत्व अपने माल में मिश्रित न करने का कर्तव्य, बिल्कुल ठीक है। अगर जो तुम माल ले रहे हो उसको ये थोड़ी अपने माल में मिला दो। ठीक है, और स्टेटमेंट 4 कहता है उपनिहिति की देखरेख के बावजूद माल को कारित हानि के लिए प्रतिकर देने का कर्तव्य। तो देखिए अगर ठीक तरीके से देखभाल अगर वो उपनीति करता है, सेक्शन 152 ये बात करता है कि अगर वो माल की सही से देखभाल करता है, जो कि 151 में दे रखी है, तो वो लायबल नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे हट जाएगा। तो 1 2 3 जो दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निःशुल्क उपनिधान समाप्त हो जाता है, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ ग्रेट्युटस बेलमेंट जो खत्म हो जाता है, उसके बारे में कहाँ दे रखा है पहले तो ये जान लेते हैं। उसके बारे में 162 में दे रखा है, सेक्शन 162 में। तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा उपनिधान की मृत्यु पर, उपनिधाता की मृत्यु पर, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी इज उपनीति की मृत्यु पर, या ऑप्शन नंबर सी उपनिधाता या फिर उपनीति की मृत्यु पर, ऑप्शन नंबर डी उपनिधाता या उपनीति दोनों की मृत्यु पर। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उपनिधाता की मृत्यु हो जाए चाहे उपनीति की मृत्यु हो जाए, जो उपनिधान है समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ख की गाड़ी क भाड़े पर लेता है। देखिए भाड़ा यहाँ पे जोड़ दिया गया है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। ठीक है, जो छोटे छोटे वर्ड हैं यहाँ पे, ख की गाड़ी को क भाड़े पर ले रहा है, भाड़े पर लेता है। गाड़ी अच्छेम कर है, अच्छेम कर होती है मतलब अनसेफ। ठीक है, यद्यपि भले ही ख को यह मालूम नहीं है कि क क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब गाड़ी अच्छेम कर है यानी अनसेफ है। ख को बेशक पता नहीं है, लेकिन वो अगर उसको भाड़े पर देता है
और क उससे क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि उसको कोई हानि हो जाती है, इंजर्ड हो जाता है, तो उसके लिए लायबल होगा ख या फिर नहीं होगा। देखिए इसके लिए सेक्शन 150 में ये प्रावधान दे रखा है, सेक्शन 150 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो क के प्रति ख उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कहता है ख की क्षति के लिए ख उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी कहता है क और ख दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं, या फिर डी कहता है कोई भी उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी ख की क्षति के लिए क की क्षति के लिए ख जो है उत्तरदायी होगा, क्योंकि वो चीज़ भाड़े पे ली गई है इसीलिए। ठीक है, 150 में दे रखा है, यू कैन रीड दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा उपनिधान से संबंधित वाद, उपनिधान से संबंधित वाद इनमें से कौन सा है। तो डायरेक्टली बताते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम, क्योंकि अगर आपके पास टाइम हो तो पॉज करके आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी उल्टेजन बनाम निकोलस का वाद जो है उपनिधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम है कैसी विधि है उसके बारे में, यानी साक्ष्य विधि, साक्ष्य विधि तो एविडेंस एक्ट होता है। ठीक है, प्रक्रिया विधि यानी सीपीसी सीआरपीसी के बारे में बात होती है, प्रक्रिया विधि के बारे में। सारभूत विधि, सारभूत विधि वो होती है जिसमें केवल डेफिनेशंस दी गई हैं, प्रक्रिया नहीं दी गई है उसको कि एनफोर्स कैसे कराया जाए उसको। ठीक है, उसकी प्रक्रिया नहीं दी गई होती है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी सारभूत विधि है ये, जैसे इंडियन पीनल कोड है। ठीक है, तो उसी की तरह ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि अभिकर्ता की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति को, अभिकर्ता की नियुक्ति जो करेगा वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो अगर यहाँ पे 183 सेक्शन लागू होता है, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो वहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि वो व्यक्ति जो एजेंट को नियुक्त करता है वो वयस्क भी होना चाहिए और स्वस्थ चित्त यानी कि साउंड माइंड भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत बैंकिंग व्यवसाय के लिए, कौन से व्यवसाय के लिए, बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिकतम कितने पार्टनर हो सकते हैं, अधिकतम कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो अधिकतम 10 पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि 10 पार्टनर्स आर देयर इन अ बैंकिंग बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्षतिपूर्ति की संविदा है, क्षतिपूर्ति की जो संविदा है वो कैसी संविदा है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्षतिपूर्ति की संविदा आपको मिलती कहाँ है, इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको 124 में देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि समाश्रित संविदा, समाश्रित संविदा। क्षतिपूर्ति कब दी जाएगी, जब कोई व्यक्ति कोई क्षति कर देगा तभी तो क्षतिपूर्ति दी जाएगी, यानी कि कॉन्टीजेंट होता है, कंडीशनल। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 क्षतिपूर्ति की संविदा को सम्मिलित करती है। तो यहाँ पे किसको सम्मिलित, अगर आप 124 को पढ़ोगे तो वहाँ पर दे रखी है डेफिनेशन, डेफिनेशन से ही आपको इस सब का आइडिया लग जाएगा कि इसमें से सही कौन सा है। लेकिन अगर हम पढ़ें तो मानव के आचरण द्वारा क्षतियाँ, या बी ऑप्शन इज दुर्घटना से क्षतियाँ, या सी ऑप्शन इज प्राकृतिक आपदा से कारित क्षतियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मानव आचरण से, मानव आचरण द्वारा कारित क्षतियाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा बीमा का अनुबंध वास्तव में अनुबंध है, बीमा का जो अनुबंध है वो कैसा अनुबंध है उसके बारे में। तो वो क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, बीमा का जो अनुबंध है वो क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविदा अधिनियम की धारा 124 से लेकर 147 तक वर्णित है, क्या वर्णित है। तो देखिए इसमें जो वर्णित है 124 में तो दे रखा है आपका क्षतिपूर्ति की संविदा, 126 में दे रखा है प्रत्याभूति की संविदा, यानी कि ये दोनों ही इसमें इंक्लूड है। अगर आप पढ़ोगे तो इन दोनों के बारे में ही यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, यानी कि प्रत्याभूति की संविदा और क्षतिपूर्ति की संविदा के बारे में 124 से लेकर 147 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा प्रत्याभूति यानी कि गारंटी जो संव्यवहारों की श्रृंखला तक विस्तृत होती है, यानी कि एक सीरीज
जो गारंटी है विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चलन प्रत्याभूति। क्या कहते हैं? चलन प्रत्याभूति। एक सीरीज में होती है, उसको कहते हैं चलन प्रत्याभूति। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है और ये आपको मिलेगा कहाँ? 129 में आपको मिल जाएगा, सेक्शन 129 में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्याभूति का अर्थ। प्रत्याभूति का अर्थ यानी कि गारंटी का मीन्स क्या होता है? तो गारंटी का मीन्स तो सिंपल है, एक तो गारंटर होना चाहिए जो कि हम श्योरिटी इसको बोलते हैं, और बी ऑप्शन वह यह शब्द प्रत्याभूति की संविदा या प्रदाता का आभार प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इज सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविदा अधिनियम 1872 अधिनियमित हुआ था। अधिनियमित की बात हो रही है यहाँ पे, इनैक्ट कब हुआ था? ठीक है, तो इनैक्ट हुआ था हमारा 25 अप्रैल 1872, यानी कि 25 अप्रैल 1872, और ये एनफोर्स में कब आया था? 1 सितंबर 1872। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्याभूति की संविदा में जो व्यक्ति प्रत्याभूति देता है, जो गारंटी देता है, उसे क्या कहते हैं? जो गारंटी देता है उसे गारंटर कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में उसको श्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल ऋणी वो होता है, और ये आप बी ऑप्शन दे रखा है मूल ऋणी। मूल ऋणी वो होता है जो ऋण लेता है, और जो ऋण लेता है उसी की गारंटी जो देता है वो होता है श्योरिटी, यानी ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविदा अधिनियम की धारा यानी कहाँ से कहाँ तक प्रतिभू की उन्मुक्ति से संबंधित है? तो देखिए, प्रतिभू की उन्मुक्ति जो दे रखी है, यानी कोई ऐसा कार्य जो प्रतिभू को डिस्चार्ज कर देगा, वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। अगर हम जाएंगे 133 से लेकर 139 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 146 का दायित्व बताती है। किसका दायित्व बताती है? तो ये जो दायित्व बताती है वो बताती है सह प्रतिभुओं का, और प्रतिभु का दायित्व दे रखा है 128 में। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्षतिपूर्ति की संविदा में निम्नलिखित होते हैं। क्षतिपूर्ति की जो संविदा है उसमें अगर आप यहाँ पे सेक्शन 124 पढ़ोगे तो वहाँ पे क्षतिपूर्ति की संविदा मिलेगी आपको, और वहाँ के अकॉर्डिंग, चलिए आपको इतना ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। तो इसका कॉमेंट में आप आंसर दीजिए। 124 में दे रखी है क्षतिपूर्ति की संविदा, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा आंसर सही है? यू हैव टू आंसर दिस इन कॉमेंट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडम्सन बनाम जार्विस किस पर दिग्दर्शक वाद है? यानी जो एडम्सन बनाम जार्विस का वाद है वो किस पर आधारित है? बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो ये जो आधारित है वो हो जाएगा बी बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, क्षतिपूर्ति की संविदा पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्षतिपूर्ति की संविदा पर, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, प्रत्याभूति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? तो उसमें अगर आप पढ़ोगे, प्रत्याभूति की संविदा दे रखी है 126 में दे रखी है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो 3 पक्षकार होते हैं और 3 ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा नहीं है, केवल पक्षकार के बारे में पूछा है, तो 3 पक्षकार होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्याभूति की संविदा हो सकती है, यानी कि प्रत्याभूति की संविदा कैसी हो सकती है? तो अगर आप प्रत्याभूति की संविदा आप अगर पढ़ोगे 126, तो वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसी होती है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है प्रत्याभूति की संविदा। ओके, तो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वांटम मेरिट का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्वांटम मेरिट? ठीक है, तो क्वांटम मेरिट का जो अर्थ होता है वो होता है एज मच एज अर्न, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उतनी राशि जितनी अर्जित की गई है। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 128 उपबंधित करती है। 128 के बारे में यहाँ पे पूछा गया है।
तो 128 कहता है हमारा प्रतिभू का दायित्व के बारे में सॉरी 128 कहता है हमारा प्रतिभू के दायित्व के बारे में। ठीक है, चलन प्रत्याभूति है 129 में। ठीक है, और चल प्रत्याभूति का विखंडन जो होता है 130 में होता है। ओके, और प्रत्याभूति का जो प्रतिफल है वो 127 में दे रखा है। तो ऐसे आपको कर लेना है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे प्रतिशोधी क्षतियाँ यानी विंडिक्टिव डैमेजेस आर कैसे होते हैं वो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज दांडिक प्रवृत्ति की होते हैं, या फिर सूचक प्रवृत्ति की होती है, या फिर साधारण क्षतियाँ होती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सूचक प्रवृत्ति की होती हैं प्रतिशोधी क्षतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्षतिपूर्ति की संविदा को कह सकते हैं, क्षतिपूर्ति की संविदा को क्या कह सकते हैं। तो देखिए अभी हम इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कह सकते हैं। ठीक है, 124 अगर पढ़ोगे क्षतिपूर्ति की संविदा तो वहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट, समाश्रित संविदा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिभू को निम्न के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है। प्रतिभू को किसके विरुद्ध जो है अधिकार प्राप्त होता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, देखिए सप्रतिभू यानी को श्योरिटी होते हैं, यानी कि कोई अगर ऑलरेडी धन नहीं दे पाता है, वापस नहीं कर पाता है, तो उन सभी को मिलकर देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके विरुद्ध भी होता है। मूल रेडी के विरुद्ध तो होता ही, अगर इसके ब्याह पे कोई पैसा दे देता है गारंटर तो मूल रेडी से वो ले सकता है। ठीक है, तो इसके विरुद्ध भी होता है। जब ए और बी दोनों मिल गए तो ए और बी सी ऑप्शन पढ़ेंगे तो ए और बी दोनों तो बोथ तो है नहीं, किसी में बोथ नहीं है, तो उपरोक्त सभी के लिए ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जाना क्या पड़ेगा, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, वरना डी ऑप्शन तो सही है ही है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। जब ए और बी दो ऑप्शन आपको मिल जाए, अगर बोथ दे रखा है कहीं ए और बी दोनों, तो आप उसके लिए जा सकते हैं सी ऑप्शन को पढ़ने के बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजेंसी को बनाया जा सकता है, यानी कि हाउ द एजेंसी कैन बी क्रिएटेड। एजेंसी को कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो अनुमोदन द्वारा यानी रेटिफिकेशन द्वारा, या फिर अभिव्यक्ति या विवेचित संविदा के द्वारा, या विधिक प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। यानी कि एजेंसी को अनुमोदन द्वारा भी बनाया जा सकता है, और अभिव्यक्ति या विवेचित संविदा के द्वारा भी, एंड सी ऑप्शन इज विधिक प्रक्रिया द्वारा भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि हु में एम्प्लॉय एज एजेंट। एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। एजेंट मतलब कैसा होना चाहिए जिसको नियुक्त किया जाए। एजेंट की क्या मतलब क्वालिफिकेशन एक तरह से कह सकते हैं वो होनी चाहिए, कैपेसिटी या क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए एजेंट की जो नियुक्त होने के लायक है। ऑप्शन फर्स्ट इज विक्षिप्त मस्तिष्क वाले व्यक्ति को, यानी कि अनसाउंड माइंड, या और बी ऑप्शन इज अवयस्क को यानी माइनर को, सी ऑप्शन इज नशेबाज, एंड डी ऑप्शन इज वयस्क। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और इसमें जो अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए कि ये कहाँ पे रखा है, क्वेश्चन नंबर 35, तो आप 148 को रीड कर सकते हैं, सेक्शन 184 को यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है, यानी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी सेक्शन 201 में दे रखी है, तो वहाँ पे कैसे समाप्त किया जा सकता है उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एजेंसी का व्यापार पूर्ण हो जाने पर, बी इज एजेंसी द्वारा एजेंसी के व्यापार का त्याग कर दिया गया हो, ऑप्शन नंबर सी इज मुख्यकर्ता ने अपनी अधिकारिता का खंडन कर दिया हो। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, एजेंसी को इन आधारों पर जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कुछ कर सकता है वो निम्न के द्वारा करा सकता है। एक व्यक्ति जो कुछ कर सकता है वो किसके द्वारा करा सकता है, तो एजेंट के द्वारा करा सकता है। उसको जो खुद कर सकता है वो एक एजेंट के द्वारा करा सकता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिभू वह व्यक्ति होता है, प्रतिभू क्या करता है, प्रतिभू देता है, प्रतिभू होता है श्योरिटी क्या करता है, गारंटी देता है। ठीक है,
प्रतिभू क्या करता है, गारंटी देता है किस चीज़ की, कि अगर जो मूल ऋणी है वो अगर पैसा न चुकाए तो मैं चुकाऊंगा उसको, ठीक है, वो गारंटी देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बी ऑप्शन क्या कहता है, जिसको गारंटी दी जाती है, जिसको गारंटी दी जाती है वो होता है लेनदार यानी क्रेडिटर, ठीक है। सी ऑप्शन किसी चूक के संदर्भ में गारंटी दी गई है, किसी चूक के संदर्भ में ही दी जाती है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, एक प्रतिभू को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। एक प्रतिभू को उसके दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। कैसे मुक्त किया जा सकता है वो देखना है यहाँ पे, सूचना के द्वारा या नवीनता के द्वारा या उसकी मृत्यु के द्वारा। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरवी में उपनिदाता को क्या कहते हैं। गिरवी में जो बेलर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पॉनर। इंग्लिश में देखो पॉनर दे रखा है, यहाँ पे पड़यम कार होना चाहिए इसको, लेकिन पूरा नाम भी नहीं लिखा। हिंदी में सीधी दिक्कत आती है, थोड़ा इंग्लिश को एक बार देख लिया करो, आए ना आए, लेकिन उससे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। पड़यमदार जो है वो होता है बेली, यानी सी ऑप्शन जो है पौनी, उसको बेली बोलते हैं, ठीक है। जो पड़यमदार है उसको क्या बोलते हैं, बेली। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि पॉनर बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरवी में संपत्ति या माल का स्वामित्व। गिरवी में संपत्ति या फिर माल का जो स्वामित्व होता है वो पड़यमदार को अंतरित हो जाता है। देखिए, पड़यमदार को जो माल का स्वामित्व यानी ओनरशिप नहीं जाती, बल्कि उसका पोजेशन चला जाता है पड़यमदार को, ठीक है। तो अंतरित तो नहीं होता स्वामित्व, लेकिन ये स्वामित्व की बात हो रही है, पोजेशन की नहीं हो रही है, ठीक है। बी ऑप्शन इज, पड़यमदार को अंतरित नहीं हो सकता स्वामित्व। पड़यमदार को जब हो सकता है जब वो गिरवी हुई चीज़ उस वापस ना लिया जाए, यानी कि आप कोई चीज़ गिरवी रखते हैं उसको वापस ना लें तो एक समय के बाद वो अंतरित हो सकती है, ठीक है। सी ऑप्शन कहता है पड़यमदार के पास रहता है, ठीक है, स्वामित्व नहीं, पोजेशन पास रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही सटीक आंसर बनता है वो ये है। तो आई एम नॉट क्विट श्योर अबाउट इट, आई एम 80% श्योर, ओके। तो अगर आपको पता है तो यू कैन कमेंट द आंसर, आई कैन चेक नाउ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिरवी की परिभाषा दी गई है। गिरवी की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी गई है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर सेक्शन अगर आप खोल के देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी इंडियन जो गिरवी की परिभाषा, वो 132 में दी गई है। 132 में गिरवी की परिभाषा दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, संविदा अधिनियम की धारा 182 के अनुसार एक एजेंट वह होता है जो किसी अन्य के द्वारा नियुक्त किया गया हो, बिल्कुल। दूसरे व्यक्तियों के लिए कार्य करने के लिए हो, बिल्कुल। पर व्यक्तियों से व्यवहार में दूसरे को प्रस्तुत करता हो, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, पड़यमदार के अधिकार हैं। जो पड़यमदार जो पौनी होता है उसके क्या अधिकार होते हैं, तो देखिए पौनी वो होता है जिसको चीज़ गिरवी रखी जाती है, ठीक है। पौनी उसको कहते हैं जिसको चीज़ गिरवी रखी जाती है, और जो गिरवी रखता है उसको पॉनर बोलते हैं। तो जो पड़यमदार है यानी जो पौनी है उसके अधिकार क्या होते हैं, जो कि दे रखे हैं 173 में। तो वहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ें तो पण्य वस्तु को बनाए रखने, आगामी अग्रिमों को बनाए रखने, या असामान्य व्यय के लिए, या उपरोक्त सभी। इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, पण्य वस्तु को बनाए रखने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, यह उपनिहिति उपनिधान की सहमति के बिना उपनिहित माल को अपने माल के साथ मिला लेता है। यदि उपनिहिति यानी कि बेली उपनिधान की सहमति, उपनिदाता होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ मिसप्रिंट है। उपनिदाता की सहमति के बिना उपनिधान के माल को अपने माल में मिला लेता है। तो अगर वो माल जो है अगर सेपरेट किया जा सकता है तो उसका खर्चा कौन भुगतेगा, जिसने वो मिलाया बिना सहमति के। अगर वो सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, तो उसका पूरा हर्जाना बेली ही भुगतेगा, ठीक है। तो ये 156 में दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, उपनिहिति माल को अलग करने और क्षति
का खर्चा देने के लिए उत्तरदायी है, उपनिहित उत्तरदायी नहीं है, मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्रेता शावधान यानी कैबिट एम्प्टर। तो ये देखो बनता ही बनता है क्वेश्चन, ये रिपीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट होता ही होता है ये ज़्यादातर। कैबिट एम्प्टर इसका मीन्स क्या होता है, ठीक है, क्रेता सावधान, क्रेता जो खरीद रहा है बायर को अवेयर करने का इसका वो होता है। अभी एक दो क्वेश्चन और भी मिल जा सकते हैं इसको लेके आपको। तो क्रेता सावधान सिद्धांत माल विक्रय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है, तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें कहाँ पे दिया गया है, तो सेक्शन 16, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर स्वेच्छा यानी अपनी मर्जी से कब्जे का अंतरण कहलाता है। कब्जा जो है यानी कब्जा होता है पजेशन, पजेशन का अंतरण कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए विक्रय में क्या होता है, जो बेचता है चीज़ों को वो कुछ लेगा और आपको कोई चीज़ दे देगा, ठीक है, यानी दोनों तरफ से लेना देना हो रहा है। क्रय में सेम होता है, पैसे दोगे और कुछ ले लोगे। परिधान होता है यानी डिलीवरी, डिलीवरी होती है अपनी मर्जी से किसी को कुछ दे देना, है ना। डिलीवरी क्या होती है, अपनी किसी को अपनी मर्जी से किसी को उसका पजेशन दे देना। विनिमय होता है एक्सचेंज, कुछ लोगे कुछ दोगे, ठीक है, चाहे वो धन हो सकता है यानी कि पैसे के छुट्टे कराते हो तो एक्सचेंज होते हैं वो, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये दे कहाँ रखा है, तो 2D में दे रखा है, डेफिनेशन क्लॉज है 2D, ठीक है, वहाँ पे ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा माल विक्रय अधिनियम 1930 यानी कि 1930 की किस धारा में माल शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी कि जो गुड्स है उसको कहाँ परिभाषित किया गया है उसमें। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 27, ठीक है। वैसे 28 में दे रखा है, 8 की बात की जाए तो H में, ठीक है, 2H में दे रखा है, 2H जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें 2H में दे रखा है। लेकिन फ्यूचर गुड्स हैं उसमें जो 27 में भी दे रखा है, तो इसीलिए क्योंकि ये 2H ऑप्शन में नहीं है इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विक्रय की संविदा के बाद विक्रेता दोबारा पढ़ते हैं। विक्रय की संविदा के बाद विक्रेता द्वारा विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित किया गया माल क्या कहलाता है, ठीक है। विक्रय की संविदा के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, पहले की नहीं हो रही। तो उसमें उसको क्या बोला जाएगा, कॉन्टीजेंट माल यानी कि समाश्रित, या फिर भावी माल, या फिर अनिश्चित माल, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज भावी माल, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो होता है किसी विक्रय की संविदा के बाद विक्रेता द्वारा विनिर्मित, उत्पादित और अर्जित जो किया जाता है, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो 2G में दे रखी है, ठीक है, 2G में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माल विक्रय अधिनियम 1930 संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो केवल चल संपत्ति से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी है जो अचल संपत्ति से संबंधित है, ठीक है। तो अचल संपत्ति यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि उसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये केवल चल संपत्ति से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत माल की परिभाषा सम्मिलित है। माल की परिभाषा अगर आप 2H को पढ़ोगे ना, 2H जो कि अभी डिस्कस कर चुके हैं, 2H में गुड्स की परिभाषा दी गई है, माल की परिभाषा दी गई है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें जो अनियोज्य दावे हैं और धन है इनको हटा दिया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, अनियोज्य दावे हैं और मनी को हटा दिया जाता है, यानी कि ये हमारा माल नहीं होता है अनियोज्य दावे और धन, ठीक है। माल क्या होता है, स्टॉक और अंश, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।